Hello everyone, welcome to Angel Smart Classes. Today we will discuss about law of demand. Law of demand states that the other things remaining the same. Other things remaining the same. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है लॉ ऑफ डिमांड में. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम और यू कैन से सिटिस पेरिबस. इसके लिए गाइस देखिए, आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए डिमांड का, डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. जो डिटर्मिनेंट्स हैं वही है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. सिर्फ एक को छोड़कर प्राइस ऑफ कमोडिटी का जो गुड्स है, कमोडिटी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम में आएंगे. तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप पार्ट 1 देखिए. अब अदर थिंग्स कौन सी हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. ये अदर थिंग्स हैं. अगर हम अदर थिंग्स को कांस्टेंट मानते हैं तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा. इसीलिए ये कंडीशन है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज. अगर प्राइस फॉल्स हो रहे हैं तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड विल राइज हो जाएगी. एंड इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो डिमांड क्या होगी? विल डिक्लाइन. ये तो आप बुक्स से भी पढ़ सकते हैं, बुक्स में भी मिल जाएगा ये तो आपको. अब आपने इसको कैसे समझना है ये देखिए. ये कह रहा है कि अगर प्राइस क्या हो रहे हैं? अप हो रहे हैं. प्राइस अप हो रहे हैं तो डिमांड हमारी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी. अगर प्राइस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डिमांड हमारी क्या होगी? तो हमारी डिमांड हो जाएगी इंक्रीज़. देखो, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी. अब एग्जांपल से समझो. अमेज़ोन पे मैं सपोज कुर्तीज़ हैं, कुर्तीज़ मैं सर्च कर रही थी तो मुझे एक कुर्ती अच्छी लगी लेकिन उसके प्राइस बहुत हाई लगे. तो प्राइस हाई लगे तो मैंने कहा ये कुर्ती तो अच्छी है लेकिन प्राइस बहुत हाई है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको नहीं ऑर्डर किया. लेकिन जैसे ही सेल ऑफ़र आया तो उस कुर्ती के प्राइस क्या हो गए? डाउन हो गए. जैसे ही प्राइस डाउन हुए तो मैंने क्या किया? इमीडिएटली ऑर्डर कर दिया, उस कुर्तीज़ के लिए ऑर्डर कर दिया. तो इट मीन्स आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हम ध्यान नहीं देते. आप देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लेना होता है, हमें महंगा लगता है, हम नहीं लेते, लेकिन जैसे उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं? उसको बाय कर लेते हैं ना. जैसे ही प्राइस क्या हुए? डाउन हुए, हमने इमीडिएटली क्या किया? उसको बाय कर लिया. ये लॉ ऑफ डिमांड है. प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो हम डिमांड डिक्रीज़ कर देते हैं, प्राइस डिक्रीज़ हो गए तो हम डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं. यही लॉ ऑफ डिमांड है. अब अजम्पशंस हैं, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा होगा जब भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा. ये जो है ना अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये यही है. देयर शुड बी नो चेंज. देखो, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स कौन सी हैं? पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था. रिलेटेड गुड्स 2 टाइप्स की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. इनके प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा. देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं होगा. अगर इनकम में चेंज होता है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो फिर हमें प्राइस के इफेक्ट का पता ही नहीं चलेगा ना कि प्राइस इंक्रीज से डिमांड डिक्रीज़ हुई या इनकम से इंक्रीज डिक्रीज हुई. तो वहाँ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए हम क्या मानेंगे? कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा. देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रहेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. द कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर. कि जो कमोडिटी है उसके फ्यूचर में उसके भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने के कोई चांस नहीं है, वो भी क्या रहेंगे? रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेंगे. देयर शुड बी नो चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के भी साइज़ में कोई चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन भी क्या रहेगी? सिमिलर ही रहेगी. ये सब अजम्पशंस हैं, ये हम अज्यूम करके चलेंगे जब भी लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? अप्लाई होगा.
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड को हम 2 वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। कौन कौन से? वन इज़ डिमांड शेड्यूल एंड अदर इज़ डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। वन इज़ डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल क्या है? शेड्यूल मीन्स टेबल। शेड्यूल मीन्स क्या है? शेड्यूल का मतलब है टेबल। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल that shows various quantities of a commodity being demanded at various level of price during a given period of time। देखो हमने ये कल किया था डिमांड की, जब भी हम स्टडी करते हैं विद रेफरेंस टू प्राइस एंड टाइम स्टडी करते हैं। अब ये टेबल है, ये टेबल ही क्या है? डिमांड शेड्यूल है। टेबल में हमने क्या शो किया है? देखो यहाँ पे टेबल भी 2 टाइप की होती है। ये शेड्यूल 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल की बात हो रही है। इंडिविजुअल मीन्स 1 पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। या तो आपकी बात हो रही है या मेरी बात हो रही है, या तो आपकी या एक टाइम में या मेरी। ओनली 1 पर्सन की बात हो रही है। वो डिमांड शेड्यूल कौन सी होती है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ हमने प्राइस दिखाए हुए हैं। प्राइस 4 थे तो हम क्वांटिटी डिमांडेड, हम कितनी डिमांड कर रहे थे? 1 यूनिट की। प्राइस डाउन हो गए, 3 हो गए। सपोज कैंडी है, हम इसको बोरिंग सा हो जाता है, हम कैंडी का एग्जांपल लेते हैं। कैंडी है, कैंडी 4 रुपीज़ में आ रही थी तो मैं ओनली कितनी डिमांड कर रही थी? 1 की डिमांड कर रही थी। कैंडी के प्राइस डाउन हो गए, 3 रुपीज़ की आने लगी तो मैं 2 कैंडी बाय करने लगी। कैंडी के प्राइस और डाउन हो गए, 2 रुपीज़ हो गए तो मैंने क्या किया? 3 कैंडी बाय करने लगी। मैंने अपनी डिमांड, देखो 2 से 3 डिमांड इंक्रीज हो रही है। प्राइस क्या हो रहे हैं यहाँ पे? देखो गाइस, यहाँ प्राइस क्या हो रहे हैं? डाउन जा रहे हैं यहाँ प्राइस। और डिमांड देखो, यहाँ डिमांड क्या हो रही है? डिमांड जैसे ही प्राइस डाउन जा रहे हैं डिमांड इंक्रीज हो रही है। जैसे ही प्राइस और डाउन हुए, 1 हुए तो मैंने डिमांड क्या कर दी? कैंडी की 3 से इंक्रीज करके कितनी कर दी? 4 कर दी। ये इंडिविजुअल का है। अब मार्केट में आप या मैं तो बाय नहीं करेंगे ना, और भी कंज्यूमर होंगे आपके अलावा, मेरे अलावा और भी तो होंगे ना। तो सबको मिला दिया, मार्केट के जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबको मिला दिया। सबको मिलाने से हमारी क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मीन्स जितने भी बायर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हमने सबकी डिमांड को काउंट कर लिया। प्राइस 4 थे कैंडी के तो डिमांड ए कर रहा है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन मार्केट में सपोज 2 पर्सन है, एक ए है एक बी है, ऐसे और भी बहुत सारे पर्सन होंगे। तो हम सबकी डिमांड को यहाँ 3, बी की डिमांड 1, तो उन दोनों को ऐड कर दिया 4, 3 + 1 4, फिर 4 + 2 6, 5 + 3 8, 6 + 4 10। ऐसे जितने भी बायर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सबकी डिमांड को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मार्केट की डिमांड। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल की हेल्प से किया। डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स का किया हमने, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल मीन्स जो 1 पर्सन का है, मार्केट मीन्स जो पूरे जितने भी मार्केट में बायर्स कंज्यूमर्स हैं वो सभी को इंक्लूड करके मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया जाता है। अब इसी में भी वही अप्लाई हो रहा है रूल्स। देखो 4 3 2 1 प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है? 4 6 8 10। जैसे ही प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब डिमांड कर्व को, जो डिमांड कर्व से एक्सप्लेन करेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड को। पहले हमने किससे किया था? शेड्यूल से, अब कर्व से। अब कर्व क्या है? डिमांड कर्व इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखो ग्राफिक रिप्रेजेंट करना है किसको? शेड्यूल को ही। जब हम शेड्यूल को, जो हमने शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल को ही हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया तो वो बन गया डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये देखो शेड्यूल, देखो एक बार शेड्यूल में हमने क्या लिया? प्राइस 4 3 2 1, क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4। इसी को ही, इसी जो ये डाटा है, ये सेम डाटा से मैंने क्या बनाया है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया। देखो प्राइस 4 थे तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांडेड करते कैंडी की? ये कैंडी है सपोज, यहाँ पे कैंडी की 1। प्राइस क्या हुए? रिड्यूस हो गए, प्राइस हो गए हमारे पास अब 3। जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुए तो मैंने कैंडी की डिमांड 1 से, देखो 1 से इंक्रीज करके कितनी कर दी? 2 कर दी। फिर प्राइस डाउन हो गए, 2 हो गए। जैसे ही प्राइस 2 पे आए तो मैंने कैंडी की डिमांड और इंक्रीज कर दी, 3 कर दी। देखो अब 2 से 3 और इंक्रीज हो गया।
फिर प्राइस 1 हो गया, जैसे ही प्राइस 1 हुआ तो मैंने कैंडी की डिमांड अब कितनी कर दी, 4 कर दी। अब 3 से कैंडी की डिमांड 4 होगी। डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहे हैं, प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं। देखो प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं, इधर डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट मीन्स जब हमने सारे कंज्यूमर्स की ले ली, अब इसमें सपोज मस्क मेलन है, मस्क मेलन 50 का मिल रहा है, 50 पर पीस मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने कितनी डिमांड की, मार्केट में जो डिमांड थी उसकी मस्क मेलन की 2 यूनिट्स की थी। प्राइस क्या हुआ, रिड्यूस होके 50 से प्राइस रिड्यूस होके किस पे आ गया, 50 से प्राइस रिड्यूस हुआ और 40 पे आ गया। जैसे ही 40 पे हुआ, प्राइस रिड्यूस हुआ, तो डिमांड क्या होगी, यहाँ देखो 2 से 3, ये डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी 2 से 3। अब 3 यूनिट्स की डिमांड हो रही है मार्केट में। फिर प्राइस 40 से 30 आया, डिमांड इंक्रीज 4 होगी। फिर प्राइस 20 पे आया, फिर डिमांड देखो इंक्रीज होके कितनी होगी, 5। प्राइस क्या हुआ, और रिड्यूस हो गया, 10 हो गया अब प्राइस। जैसे ही प्राइस 10 हुआ, अब डिमांड देखो, डिमांड भी इंक्रीज होगी। डिमांड कितनी होगी, मस्क मेलन की डिमांड इंक्रीज होके 6 होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस जैसे ही डाउन जाएंगे तो डिमांड क्या जाएगी, अप जाएगी। अब देखो इनमें रिलेशन कैसा बना, एक एरो कल भी बताया था मैंने आपको, ये एक एरो डाउन जा रहा है, एक एरो अप जा रहा है, तो इनमें कैसा रिलेशन हुआ, जो इम्पोर्टेंट बात है, इनमें रिलेशन हुआ इनवर्स, या इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन, एक अप एक डाउन। एक डाउन जा रहा है तो सेकंड वाला अप जाएगा। अब है ये जो हमने लॉ ऑफ डिमांड किया, वाई डज लॉ, ये जो कर्व है, ये जो इसका हमने लॉ ऑफ डिमांड का बनाया था, ये डाउन जा रहा था। देखो यहाँ दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, ये देखो जो ये कर्व है ना, ये देखो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये लॉ ऑफ डिमांड, ये जो कर्व है इसका, ये डाउनवर्ड होता है। वाई, इसके रीजन्स क्या हैं, ये क्यों डाउनवर्ड होता है, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। कर्व को करना चाहो तो देखो, ओ एक्सिस पे हमने क्या शोन किया है, क्वांटिटी, ओ वाई पे हमने क्या शोन किया है, प्राइस, और जो ये डिमांड कर्व है ये डी डी, इसको किससे डिनोट किया गया है, डी डी। ये डी डी का जो स्लोप है, ये देखो एरो से दिखाया हुआ है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये डाउनवर्ड हो रहा है। तो ये डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, अब हम ये देखेंगे। देखो वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड क्यों हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, इसका फर्स्ट रीजन है, ये रीजन्स कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, चलो देखते हैं हम। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। अब जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं शायद उसको नहीं समझ में आया होगा, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये हमारे पास रसगुल्ले हैं, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कह रहा है कि रसगुल्ले हमारे फेवरेट हैं, हमने 1 खाया, फिर 2 खा लिया, 3 खा लिया, 4 खा लिया, 5 खा लिया, 6 खा लिया, बस। अब देखो मैं तो 6 से ज़्यादा नहीं खा सकती, देखो मैंने 6 पीस ले लिए, इससे ज़्यादा मैं तो नहीं खा सकती। किसी ने फोर्स किया नहीं खा लो खा लो, चलो मैंने कहा चलो एक और, उनकी बात मान के मैंने एक और पीस ले लिया। मैंने कितने खा लिए, अब 7 खा लिए, बट बस अब मेरी और जगह ही नहीं है भैया, प्लेस ही नहीं है अब मेरी तो टम्मी में, अब मैं इससे ज़्यादा तो नहीं खा सकती। अब आप फोर्स करोगे मैं जब भी नहीं खाऊंगी। अगर बाय चांस किसी ने फोर्स किया, उसके बाद भी अगर मैंने उनकी बात मान के अगर 8 ले भी लिया, उसके बाद एक और 9 ले भी लिया, तो अब क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी मेरे को। तब ओवर ईटिंग होगी तो मेरे को तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इट मीन्स ये क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप किसी कॉमोडिटी मीन्स रसगुल्ला, आपने यूज किया मोर एंड मोर, जैसे ही आप यूज करते गए हो तो उससे जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो क्या हो जाती है, डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है उसकी डिमिनिश हो जाएगी। क्योंकि हमने 1 रसगुल्ला खाया, हमें अच्छा लगा, 2nd खाया, 3rd खाया, हमें अच्छा लगता रहा, 6 तक तो हमें अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद हमें अच्छा लगना नहीं लगेगा उसके बाद, क्योंकि ओवर ईटिंग हो रही है। तो वो हम उसकी जो यूटिलिटी है, वो ड्राइव जो उससे हमें यूटिलिटी मिल रही है वो क्या हो रही है, डिमिनिशिंग होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, वो यूटिलिटी नेगेटिव में भी चली जाती है। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड पॉइंट है एडिशनल कस्टमर।
एडिशनल कस्टमर, देखो many new consumers who are not in position to buy it earlier due to high price now starts buying it। अब उसको स्टार्ट कर देंगे बाइंग। देखो ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की कॉस्ट आ रही थी 400 में पिज़्ज़ा मिल रहा था, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको वो कॉस्टली लग रहा था, वो नहीं खा रहे थे। लेकिन पिज़्ज़ा के प्राइस डाउन हो गए, पिज़्ज़ा के प्राइस कितना हो गया अब 200 हो गए। जैसे ही पिज़्ज़ा के प्राइस डाउन हुए तो कंज्यूमर्स ने क्या कर दिया, डिमांड इंक्रीज़ कर दी। जो लोग पहले इसको यूज नहीं कर रहे थे, एडिशनल कस्टमर मीन जो यूज नहीं कर रहे थे, वो भी इसको क्या करने लग जाएंगे, अब बाय करने लग जाएंगे, क्योंकि प्राइस क्या हो गए, डाउन हो गए, और डिमांड क्या हो जाएगी, जैसे ही प्राइस डाउन हुए डिमांड इंक्रीज, जो यूज नहीं कर रहे थे वो भी यूज करने लग जाएंगे, तो एडिशनल कस्टमर मार्केट में आ जाएंगे। किस वजह से, कि प्राइस डाउन हो गई। यही तो लॉ ऑफ डिमांड किया था हमने, लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही तो किया था कि जैसे जैसे प्राइस क्या हुए हमारे पास, प्राइस हमारे पास डाउन हुए, डिमांड क्या होगी, अप होगी। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन commodity इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। देखो ये दो सब्स्टिट्यूशन गुड्स है हमारे पास, पेप्सी एंड कोक। पेप्सी के प्राइस है हमारे पास 50, ठीक है, 50 में हमें ये मिल रहा है, और कोक भी मिल रही है सपोज हमें 50 में, ठीक है। पेप्सी के प्राइस इंक्रीज़ होके 70 हो गए, बट कोक के प्राइस क्या है, रिमेंस 50, सेम है कोक के प्राइस। अगर मैं पेप्सी लेती हूँ मुझे 20 रुपीज़ का लॉस होगा, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं पेप्सी नहीं लेती, मैं क्या ले लेती हूँ, कोक, क्योंकि कोक के प्राइस क्या हैं, सेम है, कोक के प्राइस 50 हैं। यानी कि जैसे ही इसके प्राइस पेप्सी के इंक्रीज़ हुए तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको किससे, कोक से, क्योंकि कोक के प्राइस क्या हैं, सेम ही है। पेप्सी की जगह हमने क्या ले ली, कोक ले ली। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो चीपर हो जाती है गुड्स वो हम क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। देखो यहाँ पे रियल इनकम क्या हो रही है, चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब देखो ये एक आइसक्रीम कोन है, मेरे पास 50 रुपीज़ है, ठीक है, 50 रुपीज़ है, और ये आइसक्रीम कोन आ रहा है 20 का, ठीक है। तो मैंने 20 आइसक्रीम कोन पे क्या कर दिए, खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिया, तो मेरे पास अब कितने रिमेनिंग रहे, रिमेनिंग अमाउंट इज़ 30 रुपीज़ रह गए। सपोज जो ये 20 रुपीज़ का एक कोन आ रहा है, अगर इसके प्राइस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, इसके प्राइस डाउन होकर कितने हो गए आप कोन, ये आइसक्रीम कोन 10 रुपीज़ का हो गया, पहले 20 का था, अब कितने का हो गया, 10 का हो गया। देखो मेरे पास अभी भी कितने हैं, 50 रुपीज़ ही हैं, लेकिन अब ये कोन 10 रुपीज़ का हो गया, तो अब मेरे पास कितना अमाउंट लेफ़्ट रहा, अब मेरे पास 40 रुपीज़ लेफ्ट रहे। देखो पहले मेरे पास कितने थे, 30 रुपीज़ थे, अब मेरे पास कितने रुपीज़ हैं, 40 रुपीज़ हैं। यानी कि यहाँ मुझे क्या हो गया, +10 का बेनिफिट हो गया। ये +10 क्या है, हमारी रियल इनकम है, जो कि प्राइस में चेंज होने से हमारी इंक्रीज़ होगी। अब इस रियल इनकम से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ हम 1 कोन ले रहे थे, अब हम कितने कोन ले सकते हैं, 1 कोन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यानी कि अब हम कोन ले सकते हैं 2। 50 रुपीज़ थे मेरे पास, एक कोन पहले 20 का था, तो रिमेनिंग अमाउंट 30। अब मैंने क्या किया, 50 रुपीज़ अब मेरे पास हैं, अब मैं 2 कोन ले रही हूँ, 2 कोन अब मेरे पास कितने के आ रहे हैं, 20। रिमेनिंग अमाउंट अब मेरे पास कितना है, अभी भी 30 है, क्योंकि जो ये मेरी रियल इनकम +10 हुई थी, ये मैंने किस पे लगा दी, एक और कोन लेने में बाय कर लिया, अब 2 कोन ले लिए। यानी कि जैसे ही आपकी क्या हुआ, इनकम, रियल इनकम आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो आपने अपनी डिमांड क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी। हो सकता है आपकी रियल इनकम डिक्रीज़ भी हो जाए, अगर यहाँ 20 है, अगर यहाँ प्राइस हो सकता है 30 भी हो जाए, यहाँ प्राइस 30 भी हो जाए, तो प्राइस 30 हो जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगी, 20 रहेगी हमारे पास। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ से हमारी रियल इनकम क्या हो जाएगी, यहाँ डिक्रीज़ भी हो सकती है। ये मैंने इंक्रीज़ का एग्जांपल लिया, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज़ भी हो सकती है हमारी रियल इनकम, इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। डिक्रीज़ हो सकती है रियल इनकम डिक्रीज़ होगी तो हम डिमांड भी क्या कर देंगे, डिक्रीज़। यहाँ रियल इनकम क्या थी हमारी, इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ होगी इनकम हमारी, तो हमने क्या कर दी, डिमांड भी अपनी इंक्रीज़ कर दी।
डिफरेंट यूजेस, सम गुड्स हैव मोर देन वन यूज, जैसे एग्जाम्पल है मिल्क, मिल्क मीन्स मिल्क के हम बहुत सारे यूजेस हैं हमारे पास। एट इट्स वेरी हाई प्राइस एन इंडिविजुअल कंज्यूमर में बाय मिल्क ओनली फॉर ड्रिंकिंग। देखो मिल्क के प्राइस हाइस हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ओनली ड्रिंकिंग में यूज कर रहे हैं। सपोज अब मिल्क के प्राइस क्या हुए, डाउन हो गए। जैसे ही मिल्क के प्राइस डाउन हुए तो हम जिन और अदर यूजेस हैं जो उसके, हम उसमें यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन प्राइस डाउन होने से अब हम क्या करेंगे, प्राइस मिल्क बहुत सस्ता हो गया, प्राइस बहुत डाउन हो गए, तो हमने पनीर बनानी, चीज़ बनानी शुरू कर दी। देखो पेट को भी देना शुरू कर दिया हमने, खीर भी बनानी स्टार्ट कर दी हमने, हम डेली कॉफ़ी भी ले रहे हैं। देखो जब कोई चीज़ महंगी होती है तो हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट यूज होते हैं उसी में ही उसको यूज करेंगे, जो इम्पोर्टेंट काम है हमारे उसी में यूज करेंगे। जब प्राइस हाई थे हमने किस में यूज किया, ओनली ड्रिंकिंग में यूज कर रहे थे, हम ये नहीं कर रहे थे। जब ये जो इसके ये यूजेस हैं ये हम नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस डाउन हुए तो हमने इसको मिल्क को चीज़ बनाने में भी यूज किया, पेट में भी यूज किया, पेट को भी हम दे रहे हैं, यहाँ खीर भी बना रहे हैं हम, यहाँ कॉफ़ी में भी यूज हो रहा है मिल्क। यानी कि अगर कोई चीज़ कॉस्टली है तो इम्पोर्टेंट काम में यूज करो उसको, अगर जैसे उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं तो हम उसके अल्टरनेटिव यूजेस उसमें भी वो चीज़ यूज करने लग जाते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अप्लाई होता है, क्योंकि जैसे ही प्राइस क्या हुए, डाउन हुए, तो हमने उसकी डिमांड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी ना, मिल्क की डिमांड इंक्रीज होगी। देखो अब यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी, यही हमारा क्या है गाइस, हमने यही तो लॉ ऑफ डिमांड में किया था कि जैसे ही प्राइस डाउन डिमांड इंक्रीज। ये सारी बात देखो एक ही चीज़ पे घूम फिर रही है, प्राइस डाउन डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। गाइस ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। गाइस प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस।